अपना अगला सब्जेक्ट आ जाएगा ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी को डिस्कस करने से पहले बेसिक तो एक यही समझ लेते हैं कि आखिर हमें पढ़ने की से ज़रूरत क्या है। आप जब आईएफएस बन जाते हो तो आपको मैन सोसाइटी को रूल नहीं करना होता है, आपको जंगल को ही रूल करना है। और जो ट्राइबल्स हैं वो जंगल में ही है, यानी कि वो जंगल का एक इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं, उसके अंदर फिट बैठते हैं। तो आपको सुबह से शाम तक इन्हीं के बीच में काम करना है। तो आप जब उनके बीच में काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे अपने साथ लेके चलोगे? तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि उनकी सोशल स्ट्रक्चर कैसी है, कस्टम उनके कैसे हैं, कैसे उनकी सोसाइटी गवर्न हो रही है, उन सारी चीज़ों की जो उनकी सोशल फ्रेमवर्क्स हैं, कस्टम्स हैं, उनको आपको समझने की ज़रूरत है, जिससे आप उनको प्रॉपर वे में समझ सकें और उनको भी अपलिफ्ट कर सकें। क्योंकि वहाँ पर पर्पज़ वही है कि जो ट्राइबल्स हैं वो जंगल पे डिपेंड है, उनकी पूरी इकोनॉमी फॉरेस्ट पे डिपेंड है। और अगर उनकी इकोनॉमी में किसी भी टाइप का कोई चेंजेबिलिटी आती है, हमारे फॉरेस्ट पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जांपल के लिए, कल सपोज कोई एक नई प्लांट की डिस्कवरी हो जाती है और बोला जाता है कि इस प्लांट की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनको सीधा सामने वाले को खिला दो, उसका कैंसर ख़त्म हो जाता है। अब ये प्लांट के बारे में जैसे ही डिस्कवरी होगी तो जो ट्राइबल्स हैं वो उस प्लांट को जो जंगल में जहाँ पर वो उगता था वहाँ से एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे। पहले वो नेचुरली ग्रो कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर पूरी वो एक चैन बन जाती है। तो ये इन पे भी एक टाइप से पैसे दिए जाएंगे कि भाई लेके आओ। ये जंगल से उस पेड़ को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। इसका रिजल्ट कहाँ पड़ा? हमारे जंगल पे। तो इनकी इकोनॉमी जो है उसे हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमी में किसी भी टाइप का चेंजेबिलिटी हमारे फॉरेस्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही साइड से इम्पैक्ट कर सकती है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होता है कि इनका जो एजुकेशन का लेवल है या जो डेवलपमेंट है वो अगर थोड़ा नीचे है, जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी उतना नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या कम्युनिस्ट वाले गवर्नमेंट में रह रहे हैं कि चलो छोड़ो, पड़े रहने दो। हमें उन्हें लेके आना पड़ेगा, उन्हें भी अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन्हें वहाँ तक पहुँचाना, सोशल डेवलपमेंट स्कीम है उन्हें वहाँ तक पहुँचाना, या उनको भी इकोनॉमिकली इस टाइप से फॉरेस्ट से लिंक करना जिससे इनका अपलिफ्टमेंट भी हो और फॉरेस्ट का सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट हो, यानी कि फॉरेस्ट को लॉस ना हो और इनका भी डेवलपमेंट हो जाए। तो ये घूम फिर के सारी चीज़ें जो हैं वो है ट्राइबल्स के बारे में समझने से रिलेटेड। तो सिलेबस में भी इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कि ट्राइब्स क्या होते हैं, उनकी रेस का कॉन्सेप्ट, उनकी जो सोशल ग्रुपिज्म है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, इथॉस है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। लेकिन इतनी सारे सिलेबस को हम लोग देखेंगे, जस्ट ऊपर से रफली देखेंगे, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लास्ट अगर 10 ईयर तो छोड़ दो, लास्ट 15 ईयर में भी देख लोगे तो क्वेश्चन बहुत ही कम आए। जैसे पिछले लास्ट 4 ईयर से तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है इस पर। और ये जो गिने चुने कभी कभार क्वेश्चन आ भी गए वो घूम फिर के आए हैं इकोनॉमी पे, कि ट्राइबल इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, या ट्राइबल्स की जो इकोनॉमी उनकी समस्याएं क्या है, चैलेंजेस क्या है, और फिर कैसे उनको डेवलपमेंट किया जाए। डेवलपमेंट मीन्स कैसे उन्हें सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम से जोड़ दिया जाए, कैसे उन्हें अदर जो जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उससे जोड़ा जाए, या कोई अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उससे जोड़ा जाए, जिससे इनका फॉरेस्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो, एजुकेशन हो, स्किल हो, वो इम्प्रूव हो। तो इस टाइप से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन है अभी तक ये देखो इकोनॉमी पे है। थोड़ा बहुत है जो उनके ट्राइबल कैरेक्टर्स वगैरह क्या है, एक ट्राइब्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, या जो इंडियन ट्राइब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके बारे में, तो इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपना मुद्दा आता है कि आखिर ट्राइब्स या जनजातियाँ होती क्या है। जब भी अपन जैसे मूवी वगैरह देख लेते हैं तो जब भी आपको आते हैं ट्राइब्स, मतलब वो हु हा करते ही मिलेंगे, इसी टाइप से उन्हें प्रेजेंट करवा दिया जाता है मूवीज़ वगैरह में। तो ट्राइब्स का मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा आता है कि कोई एक से झोपड़ियों का एक ठिकाना सा बन रखा है, बहुत सारी झोपड़ियाँ हैं, बीच में ग्राउंड है, चारों तरफ से सर्कल कर रखी है,
और चारों तरफ ये घना जंगल फैला हुआ है, उसके बीच में ये कहीं है। यानी कि ये क्या है, ये एक विलेज है, ट्राइबल विलेज है। तो ये ट्राइब क्या है, उसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ये जो ग्रुप है, पहले ग्रुप समझो, इसे समझ लिया तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ट्राइबल्स की कैरेक्टर्स वही सारे आ जाते हैं। अब इस ग्रुप में होगा क्या? जनरली एक तो होगा गांव का मुखिया, जनरली उसका जो घर होता है वो बड़ा होगा। रिमेनिंग जो बगल बगल में होंगे घर, ये कोई ऐसा थोड़ी कि अगर यहाँ कास्ट में जैसा सिस्टम कुछ है, होती नहीं है, कास्ट है जातियों वाला वो सिस्टम है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो सकता है इसी के बुआ का घर हो, इसी के फूफा का घर हो, इसी की मामा का घर हो। तो ये जनरली सभी के सभी आपस में रिलेटेड होते हैं, रिलेशन में होते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन में होंगे, चाहे मैरिटल रिलेशन में होंगे, मैरिज रिलेशन में होंगे, वो सभी के सभी आपस में रिलेटेड होंगे। दूसरा, ये सभी के सभी एक तो रिलेशन में हैं ही, इनके जो कस्टम हैं, जो भी कपड़े पहनना है वो लगभग एक से ही होंगे, जो इनकी भाषा है वो लगभग कॉमन सी होगी, एक सी भाषा ही होगी। ये जंगल के किसी स्पेसिफिक पार्ट में ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा मध्य प्रदेश, डायग्राम बस काम चलाओ है, और नीचे रहा महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र और ये है एमपी। महाराष्ट्र एमपी के बॉर्डर पे एक ट्राइब रहती है कोरकू, जो सतपुड़ा हिल रेंज है उसमें है। इनका एमपी का निमाड़ वाला रीजन पड़ जाता है, खंडवा खरगोन वाला, उस रीजन में पूरे में ये फैले हुए हैं। ये कोरकू जो ट्राइब है वो इसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में ही है। वहाँ पर कोरकुओं के लगभग ऐसे मिल जाएंगे आपको 40-45 विलेजेस हैं, गांव हैं इनके, वो पूरी कम्युनिटी आपस में इकट्ठी हो जाती है। यानी कि जब भी इनके सपोज मैरिज हो तो मैरिज में क्या होगा कि एक विलेज की जो लड़की है वो दूसरे विलेज में चली जाएगी, लेकिन वो कोरकुओं में ही जाएगी, किसी बाहर से किसी अदर ट्राइब से शादी नहीं कर सकती, तो वो आपस में ही रहेंगे। और ये जो विलेज है, हर गांव का एक मुखिया है, और फिर ये इनकी कोरकुओं की बन जाती है एक बड़ी सी पंचायत। मतलब ये सभी गांव इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई यहाँ से ऐसा करता है कि किसी बाहर की लड़की से शादी करके ले आता है, तो फिर ये पूरी कम्युनिटी से उसे आउटकास्ट कर दिया जाता है। एक जस्ट कॉमन सा फिनोमेना है। तो ये इनका एक ग्रुप है, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही है। कोरकू ऐसा नहीं है कि आपको राजस्थान में मिल जाए, नॉर्थ ईस्ट में हो या साउथ इंडिया में, कहीं नहीं मिलेंगे, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में। और सभी के नाम कैसे होंगे? लगभग एक ही होंगे। जैसे कोरकुओं में है लगभग ये 40-50 गाँव हैं, सभी के नाम पीछे होंगे। जैसे आपका नाम है सपोज रमेश कुमार गुप्ता, किसी का शर्मा है, तो जितने भी होंगे शर्मा होंगे, सभी के पीछे सरनेम शर्मा ही मिलेगा। वैसे इनमें ट्राइब्स में क्या होगा कि जैसे कोरकू है तो सभी के पीछे सरनेम कोरकू मिलेगा। वैसे इनके जो ग्रुप है, ट्राइब मतलब कलेक्शन ऑफ फैमिलीज। ये बुआ की फैमिली थी, मामा की फैमिली थी, ताऊ की फैमिली थी, तो ये कलेक्शन ऑफ फैमिली, सबके कॉमन नेम होंगे, एक कॉमन होमलैंड होगा, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, लगभग सेम लैंग्वेज बोलेंगे, बोलने के जो डायलेक्ट वगैरह है, कॉमन टेरिटरी होगी। इनके कुछ अपने कस्टम होंगे, कुछ टैबूज मीन्स कुछ मान्यताएं, और ये लगभग मैन सोसाइटी से आइसोलेटेड है। अगर मैन सोसाइटी में होते तो हम इन्हें ट्राइबल्स जनजातियाँ नहीं बोल रहे होते, वो मैन सोसाइटी से कहीं कोने में पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग चलते हैं मणिपुर का जो अपना म्यांमार बॉर्डर वाला है, यहाँ पर कुछ ट्राइब्स हैं, और चलते हैं। अब ये ले लो अपना बॉर्डर वाला एरिया पहुँच गया। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपन को? सपोज एक ट्राइब मिल गई, इस टाइप से घने जंगलों में ये एक ट्राइब बनी हुई है। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि कोरकू या जो ट्राइब है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, आपसे कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि पर्टिकुलरली कि कोरकू की कोई कैरेक्टर्स लिखो। या वर्ली, आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा वर्ली पेंटिंग, तो वर्ली जो ट्राइब है कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में, मुंबई के आसपास वाला जो रीजन था। तो उनकी अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाएगा तो आपको कोई पर्टिकुलर ट्राइब नहीं दी जाएगी, आपको एक मोटा सा क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर शेयर बाय द डाइवर्स ट्राइबल ग्रुप ऑफ
ऑल ओवर इंडिया। यानी कि एक मोटे तौर पे सभी ट्राइब्स का एक जो ट्राइबल का जो मोटा एक कैरेक्टर है, बड़े तौर पे अगर ऊपर से पकड़ा जाए तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या हो सकते हैं। हर ट्राइब किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही रहती है। जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, मुंडा है वो झारखंड में ही है, मुंडा आपको तमिलनाडु में नहीं मिलेंगे। सहरिया है वो ग्वालियर राजस्थान का जो आगरा के आसपास है, सहरिया आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेंगे। तो ये इनकी एक तो कॉमन टेरिटरी होगी, कैरेक्टर पर ध्यान दें, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन सरनेम है, इनके आर्ट एंड कल्चर कॉमन रहेंगे, कॉमन इनके कस्टम टैबूज होंगे, लगभग कॉमन से इनके ऑक्यूपेशन है। और जो ऑक्यूपेशन है वो क्या होंगे, जनरली एग्रीकल्चर होगी तो या तो शिफ्टिंग हो सकती है या फिर नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन वो प्रिमिटिव टाइप की होगी, बड़ी प्राचीन। और ये अपनी जो यूरिया टीएपी है ये सारी चीज़ें यूज नहीं करेंगे। रेन फीड एग्रीकल्चर होगी, मतलब बारिश हो गई, जो मिल गया पानी मिल गया। फिर हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, फूड गैदरिंग है, यही प्राइमरी है। डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन कहाँ है। ज़्यादातर ट्राइब्स नदी नालों के किनारे होते हैं, मीन्स नदी है, समुद्र है तो इनके किनारे ही होते हैं। तो जो वाटर के किनारे हैं वो फिशिंग एक्टिविटी होगी उनकी में। तो ये इनकी ऑक्यूपेशनल है। पॉलिटिकली यूनिटी है। पॉलिटिकली यूनिटी कैसे, जैसे यहाँ पर डिस्कस किया गया था, ये कुरकुओं के साथ क्या था, एक गांव में, मतलब ये लगभग सभी के सभी आपस में क्लोज रिलेशन में ही है। अब इसमें क्या होगा, एक गांव का एक घर होगा जिसे बोलेंगे मुखिया। ये रहा मुखिया, इस गांव को रिप्रेजेंट करेगा ये मुखिया। अब ये इनकी जो 30-40 गांव की जो पंचायत बैठती है उसमें ये मुखिया जाएगा। यानी कि ये जो है ये आपस में अपने आप को एक साथ एज ए पॉलिटिकल यूनिटी ये अपने आप को ही गवर्न करते हैं। इनके अपने कस्टम्स हैं, ये उन कस्टम्स के हिसाब से ही गवर्न करेंगे। आप ये बोलो कि ये हमारे भारतीय संविधान की किताब लिए बैठे हो ना भाई ना, ऐसी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो उनके सीधे सीधे से सिंपल से कस्टम है जिसे वो आसानी से आपस में भी समझते हैं, आपस से कोई रिटन संविधान नहीं होता उनका, बस ये एक मोरली जो चल रहा है उनका, उसके थ्रू ये सभी के सभी गवर्न होते हैं। ये पॉलिटिकली एक साथ रहते हैं। इनके जो रूल्स जो होंगे, अगर सामने और है ट्राइब गोंड है, ऊपर एक और होती है भील ट्राइब है, एमपी में ही है, तो इनके जो कस्टम्स है वो इनसे बिल्कुल मैच नहीं होंगे। हो सकता है इनकी आपस में थोड़ी दुश्मनी भी चलती रहे, कोई पुरानी हिस्टोरिकल हो तो उसके हिसाब से इनके हो भी जाते हैं। अब यहाँ कैरेक्टर्स के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपना रेस का, कि रेस क्या होती है। देखो रेस को स्टार्टिंग में जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो रेस का मतलब होता है किसी से, जैसे आप इंडियन हो, एशियन हो, चाइनीज हो, तो रेस का सेंस था आप किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हो। तो आप, क्योंकि भले ही आप इंडियन हो, अगर आप पहाड़ों में रह रहे हो तो आपकी थोड़ी हाइट कम होगी, ब्लड जो है वो जो ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा होगा। राजस्थान में जो रह रहे हैं, झारखंड में है, एमपी में है, हिमाचल में है या साउथ इंडिया में है, आप भले ही एक ही जो आपका पेरेंट्स हो उसी की सभी जनरेशन हो, लेकिन अलग अलग जियोग्राफी में रह रहे हो तो उसके हिसाब से एडेप्टेशन आए हैं, चेंज आए हैं, तो आप एक ही होने के बाद भी अलग अलग होते हो। तो यहाँ स्टार्टिंग में जो रेस का कॉन्सेप्ट था उसका सेंस था आपको एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से डिनोट कर देना। बाद में 17वीं सेंचुरी के टाइम पे जब अंग्रेज़ों ने इसे गेम खेलना शुरू किया था तो फिर उन्होंने, वही है थोड़ा कन्वर्जन वाले इशू है जिसके चक्कर में फिर इन्होंने द्रविडियन आर्यन रेस का एक कॉन्सेप्ट खड़ा किया गया। अब जैसे अफ्रीकन है तो रेस का कॉन्सेप्ट जो है, एक्चुअल रेस का कॉन्सेप्ट का सेंस जो अलग है, उसका ये इस टाइप के जो कॉमन एंसेस्टर हो, यानी कि ये पूरी अफ्रीकन रेस जो सभी किसी न किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए और ये लगभग सिमिलर कैरेक्टर्स के, सिमिलर फिजिकल ट्रैक्ट कैरेक्टर्स के हैं। इससे ज़्यादा इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जैसे जिस टाइप का हम लोगों को फिर हिस्टोरिकली ये सारी चीज़ें आई। हमें भी यहाँ पर केवल उसी एस्पेक्ट में लेना है कि रेस का मतलब लोगों का वो ग्रुप जिनके जो कैरेक्टर्स हैं वो लगभग कॉमन से है, सिमिलर है, नाक में है, हेयर्स है, स्किन कलर है,
हाइट है, बॉडी की फिजिक्स है, वो लगभग एक सी है, वो एक कॉमन सी रेस है। ये रेशियल कॉन्सेप्ट से हमें क्या बेनिफिट है? एक तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा जो ट्राइबल्स डेवलपमेंट है वो किस टाइप से हुआ, या हमारी जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो इसमें है, जैसे बलूचिस्तान की है, उनकी भी जो लैंग्वेज है वो द्रविड़ियन से मिलती जुलती है, बहुत सारी टर्म है। फिर यहाँ पर कुछ वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में ओरांग ट्राइब है, इनकी भी द्रविड़ियन से लैंग्वेज मिलती जुलती है। तो आखिर ये जो ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इस चीज़ को भी हमें समझने में थोड़ी रेस के कॉन्सेप्ट से आसानी होती है कि अच्छा इनकी कॉमन ओरिजिनेट है, कॉमन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कॉमन पेरेंट के हैं। तो फिर उससे हमें उनकी जो एंशिएंट टाइम पे किस टाइप का इनका माइग्रेशन हुआ होगा, यानी कि ह्यूमन माइग्रेशन किस टाइप से हुआ होगा पास्ट में, उन सारी चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर रेस का कॉन्सेप्ट का बेसिकली यही सेंस है। अब बात आती है कि रेस को अगर हम कैरेक्टर्स देखें किसी रेस के, तो कैरेक्टर्स क्या बेस हो सकते हैं जिसके बेस पे हम रेसों को डिवाइड करें। तो स्टार्टिंग में क्या है कि भाई ये नाक है, उसके शेप पे चपटी है, चौड़ी है, ऊंची है, हेयर्स है, स्किन का कलर है, बॉडी का साइज है। ये जो ब्लड टाइप है इस पे स्टार्टिंग में नहीं किया जाता था क्योंकि उस टाइम पे इतना मेडिकल डेवलपमेंट था नहीं। अब उसमें ब्लड को भी जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जो अपनी इंडियन रेसेस का काम आता है, यहाँ हर एक रेस को डिटेल में पढ़ने की चक्कर में जाने की ज़रूरत है नहीं कि द्रविड़ियन जो है, द्रविड़ियन को 3 ग्रुप में बांटते हैं, साउथ वाले, सेंट्रल वाले और नॉर्थ के। नॉर्थ में जैसे यहाँ पर बलूचिस्तान है, एक यहाँ पर औरंग आ जाती है और एक यहाँ वेस्ट बंगाल में आ जाती है। अब इनके चक्कर में ज़्यादा जाने की ज़रूरत होती नहीं है, यहाँ पर केवल वही देखो एक तो है आर्यन, एक है द्रविड़ियन, दूसरा होगा जो इनके इंटरमिक्सिंग से हुआ, तो इंडो आर्यन द्रविड़ियन और आर्यो द्रविड़ियन। फिर है अपने मंगोलॉयड। मंगोलॉयड कौन से हैं? मंगोल वाले, वो एक तो सीधे सीधे मंगोल ही आ गए, जब मंगोल आए थे तो दिल्ली में बस गए, मंगोलपुरी वाले रीजन में। दूसरे क्या है कि ये जो अपने तिब्बतन वाले हैं, ये भी उसी मंगोलॉयड की एक ब्रांच है, उसमें भी काफ़ी पार्टीशन हुए हैं, तो उसका एक ब्रांच ही आ जाते हैं अपने हिली रीजन वाले। तो ये मंगोलॉयड आ गए। मुस्लिम रूलर्स आए तो ये तुर्क ईरानियन आ गए। निग्रो कहाँ पर है? निग्रो है अपने टोडा, नीलगिरी रेंज में एक ट्राइब है टोडा। और फिर जो अंडमान निकोबार पे 4 है, अंडमान पे 4 है, निकोबार पे 2 है। तो अंडमान पे जो 4 हैं, सेंटिनेलिस, अंडमानी सेंटिनेलिस है उनमें से। तो ये जरावा सुना होगा। ये जो चारों के चारों हैं ये सभी निग्रो हैं। और ये प्रो ऑस्ट्रेलॉयड या ऑस्ट्रिक, इसमें अपने कुछ है जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है उनके आ जाते हैं, जो द्रविड़ियन है उन्हीं के साथ की। ये द्रविड़ियन से भी पुरानी ट्राइबल ग्रुप है। तो ये ऐसा बोला जाता है कि शायद है पहले ये ऑस्ट्रिक वाले रहे होंगे, द्रविड़ियन जब इधर खिसके तो इन्होंने उन्हें और नीचे खिसका दिया। तो ये कुछ जो अपना मेघालय वाले रीजन में मिल जाते हैं, कुछ निकोबार वाले आ जाते हैं, और फिर नीचे साउथ में इंडोनेशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया वाले आ जाते हैं उसमें। फिर इधर द्रविड़ियन आया और उसके ऊपर से आर्यंस आए। तो इस टाइप से 3 ग्रुप तो ये यहीं पे है। तो सबसे प्रिमिटिव जो है वो यही माने जाते हैं। तो इंडिया की ये रेस है, उनका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देख लो, अपना काम हो जाता है, ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है नहीं इसमें। फिर इसमें आपके नोट्स में क्या है कि गलती हो गई यहाँ पर, जैसे मेजर रेशियल ग्रुप ऑफ इंडिया जो है वो तो ये बता दिया, अब इसे लिखना था वर्ल्ड। यहाँ पर वर्ल्ड की जगह इंडिया ही लिखा रह गया। यहाँ पर बस देख लो, कभी ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज आने वाली तो है नहीं, उम्मीद बिल्कुल नहीं होती है। अब आती है ट्राइबल्स की जो फैमिली स्ट्रक्चर है, उसी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला तो होता है कि ट्राइबल फैमिली क्या होती है, फिर हम देखेंगे इनकी मैरिज कैसे होती है, मैरिज के टाइप वगैरह डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली आ जाएंगे इनके टैबूज कस्टम वगैरह पे। अब फैमिली का मतलब क्या है कि ये जो डेफिनेशन है फैमिली के वेस्टर्न कंट्रीज वालों की देन है। तो उनके हिसाब से क्या होता है, फैमिली मतलब केवल 4 लोग,
मतलब मदर फादर और उसकी जनरेशन। तो डेफिनेशन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर फैमिली का यही कि एक स्मॉल सोशल यूनिट है जिसमें एक फादर होगा, मदर्स होंगी और उनके बच्चे होंगे, और ये जो आपस में है वो मैरिटल रिलेशनशिप पे या ब्लड रिलेशनशिप से आपस में बॉन्डेड ग्रुप होगा। ये फैमिली की डेफिनेशन रही। अब आपसे पूछा जाएगा कि फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैमिली के फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने का मुद्दा नहीं है। दो दो तीन तीन लाइनें पढ़ लोगे समझ में आ जाते। मेन मुद्दा होता है ये जो ट्राइबल्स फैमिली है उनके टाइप्स के कुछ बेस हैं, किसी बेस पे हम करेंगे। जैसे कि पहला है मैरिज के बेस पे, मोनोगैमस फैमिली है, यानी कि यहाँ पर जो शादी होगी वो एक मेल एक फीमेल से करेगा। पॉलीगैमस, यहाँ पर पॉलीगैमस, पॉलीएंड्रस, एंड्रो मतलब एंड्रोसियम मतलब मेल, तो यहाँ पर पॉलीएंड्रस मतलब पॉलीएंड्रस है मतलब यहाँ पर एक फीमेल है बहुत सारे मेल हैं। यहाँ पर ये गलत, मोर देन वन हस्बैंड एंड वन वाइफ। और पॉलीगैमस का मतलब हुआ एक हस्बैंड और एक से ज़्यादा वाइफ। अब ये तो कॉमन सी हो जाती है, बहुत सारी जगह मिल जाता है ट्राइबल एरिया में, लेकिन पॉलीएंड्रस कंडीशन अपने यहाँ बेसिकली दो तीन जगह ही है। एक तो है टोडा जो नीलगिरी में है, उनमें मिल जाती है, टोडा, कोटा, एरुला, ये तीनों चार ट्राइब हैं उनमें। एक है जौनसारी एक खस ट्राइब बोले या जस्ट कॉमन सी टर्म बोल देते हैं, जौनसारियों में ये मिल जाती है। जौनसारी कहाँ पर है? ये अपना उत्तराखंड है, ये हिमाचल है। तो ये हिमाचल जो उत्तराखंड का जो देहरादून के पीछे का जो रीजन है वो पूरा जौनसार वाला रीजन है, जौनसार बाबा रीजन पूरे यही मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि उसमें जो चल रहा था वो आज भी चल रहा है, आजकल थोड़ा कम हो चुका है, कम क्या लगभग ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि लोग कमेंट कर देते हैं तो धीरे धीरे एक सोशल वो रहती है, कम हो जाते हैं। दूसरा फैमिली है सोसाइटी के बेस पे कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो कैसे इनहेरेंस कैसे होती है उसकी। जैसे कि अपने यहाँ क्या नॉर्मली फादर है, फादर से प्रॉपर्टी उसके सन को जाती है, सन से फिर उसके ग्रैंड सर को जाएगी। फैमिली जो है वो मेल से चलती है, फीमेल से नहीं, वो दूसरे के यहाँ चली जाएंगी। तो इस टाइप से हमारी जो सोसाइटी है वो हो गई पैट्रियार्चल सोसाइटी। दूसरी सोसाइटी है मैट्रियार्चल सोसाइटी भी अपने यहाँ जनरली दो जगह मिल जाती है। एक तो केरला में चलती है, नायर जो है उनमें। अब उसमें उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट गड़बड़ बैठता है, ठीक से समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअल में है या नहीं है। बुक्स में बोल दिया जाता है कि नायर के में भी ये मैट्रियार्चल सोसाइटी है, जो है जो मेल है वो फीमेल के यहाँ जा कर के रहता है, लेकिन वो थोड़ा उसे अलग टाइप से लेते हैं, तो इस टाइप से उसे तो नहीं है। लेकिन ये जो खासी ट्राइब है इनके यहाँ सीधा सीधा कन्फर्म है। अब जैसे एक बंदा है दुखी हो रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं बचपन से रहा हूँ तो दूसरे तो चीज़ें छोड़ दो, जो कॉलगेट है सुबह सुबह जब उसे करता हूँ तो उसमें अभी चेंजिबिलिटी आई है। पहले मैं नीचे से दबा करके कॉलगेट का पेस्ट निकाल लेता था और ब्रश कर लेता था, अब मुझे सीखना पड़ रहा है कि मैं ऊपर से दबाऊँ, क्योंकि वो क्या है कि अब वो फीमेल के घर में गया है, उनके यहाँ रह रहा है, तो फिर उनके यहाँ उनके हिसाब से उसे खुद एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो इस टाइप की मैट्रियार्चल सोसाइटी। अब ये टूथपेस्ट वाले से क्या है याद रहेगा आप लोगों को। फिर आता है ट्राइबल्स मैरिज। किस टाइप से ट्राइब्स में मैरिज होती हैं? अब वो तो वही है कि कुछ तो कॉमन सी चीज़ है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी। मोनोगैमी मतलब एक से करेगा, पॉलीगैमी मतलब एक पर्सन एक से ज़्यादा लोगों से कर लेगा। दूसरा होता है एंडोगैमी, एक्सोगैमी। एंडोगैमी को अपन लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कोरकुओं के बारे में। ये मैरिज जो है इनकी इस गांव की लड़की का उसी गांव के लड़के से हो सकती है, या फिर इस गांव की लड़की का इसके पड़ोसी के गांव के लड़के से हो सकती है, लेकिन ये सभी कोरकुओं के बीच में ही होगी, किसी बाहर वाले से नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गई एंडोगैमी। बाहर से भी परमिट है तो एक्सोगैमी। इसके एंडोगैमी एक्सोगैमी के सेंस थोड़े अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इनके कुछ और टाइप हैं कि भाई होते कैसे हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ तो ऐसे है कि भाई शादी करनी है, पैसे है नहीं, तो लड़की वालों के यहाँ जा कर के काम कर लेते हैं। तो उनके भी अपने तरीके हैं कि जाएंगे उसके यहाँ 2-4 मंथ काम करेंगे,
लड़की वालों को लगेगा कि हाँ भाई ठीक है कर दो। दूसरा है प्रोबेशन पे। प्रोबेशन में जिस टाइप से हम लोग बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, उस टाइप का है। दोनों एक साथ रहेंगे कुछ टाइम तक, उन्हें लग सकता है कि भाई हमारी गाड़ी आगे चल सकती है, तो फिर दोनों के परिवार मिलकर शादी करा देते हैं, नहीं तो भाई तू इधर वो उधर। एक है कैप्चरिंग का। कैप्चरिंग का अपने यहाँ काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है। इसमें क्या है कि जो खास कर जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में एक गांव है ट्राइबल्स का, ये रात में ट्राई करेंगे कि पड़ोस का कोई गांव है वहाँ पर जाके अटैक करेंगे और नाइट में वहाँ से लड़कियों को कैप्चर करके ले आएंगे और जो पकड़ में आ गई उसकी यहाँ पर फिर शादी करवा दी जाएगी। तो कैप्चरिंग का काफ़ी चलता रहा है। जैसे कि ये है अपटानी। अपटानी ट्राइब है, ये अपने अरुणाचल की। इनके साथ क्या दिक्कत थी, बिल्कुल यही थी कि ये जो ऊपर से थे तिब्बती जो लोग थे, ये लोग सुंदर हुआ करते थे, ये रात में अटैक करते थे, इनकी लड़कियों को उठा के लेके जाते थे। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर नाक में टुर्रा पहनना शुरू कर दिया, कुछ कान में इस टाइप के बड़े बड़े से पहन लेते हैं। ये केवल यहीं का नहीं है, लगभग ग्लोबली हर जगह है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो चाहे साउथ अमेरिकन हो, लगभग हर जगह है कि कुछ ट्राइबल्स जो ग्रुप है जब उन पर ज़्यादा अटैक होते हैं तो वो उस टाइप से एक्टिविटी कर लेते हैं। तो इनमें भी यही था कि वो ऊपर से आते थे, कैप्चर करके लेके चले गए। तीसरा है ट्रायल एंड टेस्ट। यहाँ पर लड़की वाले देख लेते हैं कि भाई लड़का जो है वो शिकार कर लेता है, नहीं तो हमने लड़की की शादी कर दी, भूखी मर गई। तो फिर भाई जो लड़का है उसे ये एक टाइप से सबके सामने अपना वैल्यूर सिद्ध करना होता था, जैसे हंटिंग करके। तो 15-20 लोग गए हंटिंग करने के लिए, फिर उसे अपनी स्किल दिखानी होती थी कि हाँ भाई वो हंटिंग कर सकता है, क्योंकि हंटिंग करेगा शिकार कर सकता है, इसका मतलब अपना घर चला सकता है। तो इस टाइप से ट्रायल वगैरह। इसमें और भी है जैसे एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या कर देते हैं, अब कई बार ऐसा तो होता नहीं है कि भाई यहाँ से लड़का और लड़की है, ये भाई बहन है, ये भी भाई बहन है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि ये इधर करवा दे ये इधर कर दे। तो ये क्या करते हैं, ये तो हो नहीं पाता है, तो ये एक्सचेंज में इस टाइप से कर लेते हैं कि भाई ये भाई बहन है, इधर कोई पेयर है, इधर कोई पेयर है, इनने इधर कर दी, इधर कर दी, इनने इधर कर दी। तो इस टाइप से 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 इस टाइप से मिलके आपस में कर लेते हैं। तो इसमें क्या किसी को दिक्कत नहीं है, तो सबका काम हो जाता है। परचेज में इनका कॉन्सेप्ट इस टाइप से हो गया कि भाई हमने लड़की को बड़ा किया है, वो तुम्हारे घर में जा रही, तुम्हारा काम करेगी, तो भाई हमें पैसे दिए जाओ। उसका नेगेटिव सेंस नहीं लेना, उनका जो कस्टमरी है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिस वजह से उन्होंने इस टाइप के कस्टम किए हैं, तो परचेज का भी है। सर्विस के में यही है कि लड़का जो है परचेज के लिए पैसे नहीं है, तो लड़की के घर में जाएगा, कुछ मंथ 2-4 मंथ काम करेगा, तो जो पैसे देना थे वो मजदूरी करके कर देगा। एक है इंट्रूजन। ये भी इंट्रूजन भी एमपी में हो जाता है। इसमें क्या होता है, लड़की जो है वो ज़बरदस्ती लड़के के घर में जाके बैठ जाएगी, लड़के के घर वाले उसे भगाएंगे, लड़का भगाएगा, उसकी जो माँ है वो भगाएगी, बाप भगाएगा, लेकिन वो डट जाती है, वो भागती नहीं है, कुटेगी पिटेगी वहीं रहेगी। वो मतलब ट्राई करते हैं कि ये घर से बाहर जाए, लेकिन जो लड़की है वो भागने की बिल्कुल वो नहीं करती है, और फिर वो वहीं पर रहेगी। 15-20 दिन 1-8 महीने रहते हैं तो घर वाले भी फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से इंट्रूजन से भी मैरिज होती है। अब देख लेते हैं किनशिप, टैबूज और टोटम को, एक एक करके शब्दों को समझते हैं। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी कैसे हो सकती है, एक तो अपनी जैसे कि शादी हो गई तो लड़की लड़के के घर आ गई या लड़का लड़की के घर आ गई, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो मैरिटल रिलेशन से आई, संबंध बने। दूसरा ब्लड से होते हैं, मदर फादर से बच्चा जनरेट हुआ तो वो ब्लड रिलेटेड है उनसे। तो रिश्तेदारी जो है वो 2 टाइप से हो गई, या तो एफिलिएशन से या फिर कंसिक्वेंस, कंसेंगुएंस जो भी है। दूसरा क्या हो सकता है, इनके एक टाइप और हो जाता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये जनरेशन कैसे चलेंगे, जैसे ये आपके एक मेल था एक फीमेल है, क्रॉसिंग हुई, यहाँ पर आ गई इनकी जनरेशन।
ये इसे बोलते हैं अपन फर्स्ट जनरेशन। अब इनके जो है नेक्स्ट जनरेशन आई, सेकंड, फिर आई थर्ड, फिर आई फोर्थ। तो अब ये है दादा पोती, वो जो भी नाती का रिलेशन, ये फर्स्ट जनरेशन का थर्ड से है। तो इस टाइप से ये जनरेशन से भी चलता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस टाइप की रिलेशनशिप चलते हैं। तो ये रिश्तेदारी में ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट मुद्दा आ जाता है अपना यहाँ टैबूज का। टैबूज का मतलब होता है विश्वास। आप किस पर विश्वास करते हैं? आप बोलते हैं कि हमें रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए, एक विश्वास ही तो है कि नहीं घूमना चाहिए। कुछ और भी विचारधारी कि भाई हमें कुत्ता अगर सो रहा है तो हमें पैर नहीं मारना चाहिए, कोई आदमी भूखा है तो हमें खाना खिला देना चाहिए। ये इस टाइप की जो अपनी सोशल जो मान्यता है वही हो जाती है अपनी टैबू। एक्चुअल में ये जो मान्यताएं धीरे धीरे सोसाइटी में आती हैं वो एक दिन में नहीं आई है। वो हमारे जो पूर्वज रहते हैं उनके जो सोशल लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, उन एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने गेन किया होता है। कई बार सपोज वो भूखे रहे होंगे, उन्हें समझ में आ गया कि भाई अगर कोई दो लोग अगर रोटी खिला देते तो वो ठीक रहता है, उस टाइम पर उसके बुरे दिन में हेल्प हो जाती है। तो उसने अपने लोगों को अडॉप्ट किया कि भाई कोई भी अगर बाहर आ रहा है उसे खाली मत जाने दो, उसे खाना खिला दो, पानी पिला दो, इस टाइप की करो। यानी कि जो टैबूज जो हमारी मान्यताएं हैं, जो कस्टमरी जो मान्यताएं हैं, वो जनरली 3 टाइप की होती है। या तो हो सकती है उनका पर्पज़ प्रोडक्टिव मतलब वो बेनिफिशियल हो। हम जरूरी नहीं कि देखो होती क्या है कि हर चीज़ में साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता है कि आपने वीट है, गेहूं को अगर आपने आज लगा दिया, उसके गेहूं के लगाने के 10वें दिन आपको उसमें इरिगेशन देना होता है। ये आपके पूर्वजों की जो भी एक्सपीरियंस है उसके थ्रू हमारे कस्टमरी चल रहा है। तो ये क्या है कि आप अगर नहीं लगाओगे, बाद में लगाओगे तो आपको वो गेन नहीं मिलेगा। और अगर आप पहले लगा दो, क्या है कि जहाँ 4 इरिगेशन है वहाँ पर आपको 5 देने पड़ेंगे, तो आपको लॉस होगा। तो एक टाइप से ये अडेप्टेशन सिस्टम डेवलप किया उन्होंने। तो ये एक टाइप से हमारे लिए जो मान्यता है वो प्रोडक्टिव हो गई। दूसरी हो सकती है प्रोटेक्टिव। जैसे बोल दिया कि भाई रात के अंधेरे में बाहर मत निकला करो। कभी किसी के साथ कुछ धोखा हो गया होगा तो उसने भाई बोल दिया कि भाई नहीं निकला करो। तो इस टाइप से वो जो टैबूस है वो आपको किसी इस टाइप की जो इविल्स है, जो बुराइयां हैं, उनसे बचाने के लिए है। तीसरा है प्रोहिबिट। ये एक टाइप से प्रोहिबिट करती हैं कि आपको ये काम करना ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वही सेम चीज़ है, कि ऐसा नहीं है कि वो लोग बेवकूफ़ थे, गलत थे, बट ये है कि उनके पास कुछ इस टाइप की इशू कंसर्न ऐसे खड़े हो गए कि इनका उनके पास कोई समाधान नहीं था। तो जब समाधान नहीं है तो बेटर है कि उस इशू के पास जाना ही नहीं है। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब भी कोई जैसे कोई एक नया बच्चे का बॉर्न होता है तो जो इस टाइम पे वो जो स्टार्टिंग के 6-7 डेज का है, तो जो लेडीज है यानी कि मदर है और जो चिल्ड्रन है, दोनों के साथ इशू है। तो उस टाइम पे बोल दिया जाता है जैसे सेंट्रल में कि छूत घुस गया है उनके घरों में। तो उस टाइम पे जो अदर वाले हैं, जो अदर घर हैं जो आसपास के, उनका उनके घरों में, जैसे इस घर में अभी नए बच्चे का बॉर्न हुआ है, मदर और बच्चा दोनों के दोनों ही इनके घर के अंदर है, तो वो किसी घर के एक पर्टिकुलर कमरे में होंगे। जैसे ये घर है उसका एक किसी पर्टिकुलर कमरे में है, तो लोग जो हैं वो उस कमरे में जाने से अवॉइड करेंगे। जब तक नेसेसरी ना हो उस कमरे में नहीं जाएंगे। और अगर कोई उसके अंदर इंटर भी करता है तो इंटर करने के बाद जब वो सपोज कोई पड़ोस की लेडी थी, वो इसमें गई और उनके उस कमरे में इंटर की, तो वो वापस अपने घर में डायरेक्ट इंटर नहीं करती है। जनरली वो पहले नहाएगी घर जाके, इसके बाद ही अपने घर में इंटर करेगी। यानी कि सपोज यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन होती है उस टाइम पे, बर्थ और उसके आसपास के टाइम पर, कि वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब मेडिकल नहीं था उतना डेवलप, तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि अगर ये कोई इन्फेक्शन लेकर के भी आए हैं तो वो इन्फेक्शन इनके घर में इंटर नहीं होगा। तो एक टाइप से जो टैबूज बने वो एक
प्रोहिबिट कर दिया, आपको रोक दिया, जिससे इस टाइप की समस्याएं और आगे खड़ी ना हो। तो मान्यताएं जो होती है वो एक दिन में नहीं आई हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी कुछ पर्पज हैं। पर्पज वही है कि हर चीज़ में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी चीज़ें आदतों में डाल लो तो वो आसान बना देते हैं ज़िंदगी। वही है अपना टैबू वाला का। एक होता है टोटम, ये एक टाइप से जैसे प्रतीक चिन्ह। आप जैसे क्रिश्चियंस को देखोगे तो उनका अपना स्वास्तिक हो गया, हिंदूज़ में उनके अपने हैं, सिखिज़ में, इस्लाम, मीन्स हर रिलीजन का एक पर्टिकुलर सिंबल है। अब ये उतने रिलीजन जैसी तो चीज़ें इनमें है नहीं, तो इनका जो भी है अगर रिलीजियस की कैटेगरी में मत डालो तो इनकी जो अपनी अपनी जो कैटेगरी है, जैसे कि अपने कोरकू थे, कहाँ है ये कोरकू थे। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी दूसरे ट्राइबल कम्युनिटी से कैसे अलग है, तो इनके कुछ पर्टिकुलर सिंबल होंगे। वो सिंबल जो है वो जनरली, क्योंकि जंगल में रह रहे हैं तो सिंबल जो है वो जंगल से रिलेटेड होंगे। अब सिंबल ऐसे हो सकते हैं कि जैसे ये कोई पर्टिकुलर ट्राइब है, वो ये मानती है कि उनके जो एंसेस्टर थे वो मंकी से आए, या उनकी जो पावर है वो एक मंकी से ड्राइव हुई, तो उनका जो टैबूज होगा वो मंकी होगा। वो उस पर्टिकुलर मंकी की हंटिंग करेंगे ही नहीं, उसे पूजेंगे। किसी का टाइगर हो सकता है, किसी का लायन हो सकता है, किसी का कोई पर्टिकुलर ट्री हो सकता है। जैसे भील है, वो एक पेड़ को पूजते हैं, वो एक पर्टिकुलर जो पेड़ है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, और वो पेड़ जो है वो उनकी पूरी ट्राइब को डिनोट करता है। तो ये जो इस टाइप के जो रिलीजियस सिंबल होते हैं उन्हें बोलते हैं टोटम। ये टोटम पिलर है। जैसे यहाँ पर ट्राइब के हैं, जैसे ओरेओन है, तो इनके जो सरनेम है, जो कीरो और लकड़ा जो सरनेम यूज करते हैं, उनका टोटम है टाइगर। और ये जो अदर सरनेम वाले हैं उनका है बनियान ट्री। ये बनियान ट्री को कभी काटेंगे नहीं, और उस एरिया में अगर आपने काटने की ट्राइब कोशिश भी की तो वो आपको शूट आउट कर देंगे, लेकिन वो पेड़ नहीं कटने देंगे। ओरेओन में जो टिग्गा ट्राइब है उनका है मंकी। तो एक हर एक का अपने एक रिप्रेजेंटेशन होता है। टोटम का इम्पोर्टेंस वो अपने आप को उससे जोड़ देते हैं। मतलब एक टाइप से हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कि अगर किसी का वो टोटम में कोई एक टाइगर है तो ये समझ लो कि उस ट्राइबल वालों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब दे दो। सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन करेंगे ट्राइबल का, क्योंकि वो उनकी रिलीजियस बॉन्डेज है, तो वो ना तो उसे मारने देंगे और ना ही मारेंगे। कोई पेड़ है, उन्हें उस पेड़ का अगर प्रोटेक्शन का काम चल रहा है तो उन्हें लगा दो, वो पेड़ का कुछ नहीं होने वाला, वो बिल्कुल सेफ रहेगा 100%। तो ये हमारे लिए उसका एक पॉजिटिव सेंस भी है। अब मेन जो इस पूरे सब्जेक्ट का जो इशू है वो है अपनी ट्राइबल इकोनॉमी पे, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आ भी सकते हैं तो इसी पे आएंगे। अब ट्राइबल इकोनॉमी में क्या है, जैसे क्वेश्चन वगैरह वही देख लेना क्या है, शॉर्ट नोट्स आ गया, या फिर यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या है ट्राइबल इकोनॉमी के, या ऐसे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि ट्राइबल्स जो है वो अभी तक नेशनल पार्क या सेंचुरी में ही बसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि आप जैसे गांव में है, सपोज जो गांव में रह रहा है वो सिटी में, दिल्ली में क्यों नहीं रहते भाई, दिल्ली में रह के करेंगे क्या, खाएंगे क्या। तो मेन मुद्दा आता है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो जहाँ से चल रही है, जहाँ पर इकोनॉमी है वो उसी के हिसाब से है। जैसे ये क्वेश्चन आया था कि अभी तक ये इस टाइप के नेशनल पार्क में क्यों रेस्ट्रिक्टेड है, रीज़न ये था क्योंकि इकोनॉमी उनकी वहीं पे फंसी हुई है, वो अभी इतने डेवलप नहीं किया गया है, ये ऐसा सिस्टम नहीं मिल पाया कि वो दिल्ली में भी रह करके रोटी कमा लें, तो इसलिए वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इनकी इकोनॉमी के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें देख लेते हैं। पहली है इनकी इकोनॉमी है क्या, ज़्यादातर तो अपनी हंटिंग गैदरिंग पे डिपेंड है, कुछ है थोड़ा बहुत शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह कर लेते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी है तो वो प्रिमिटिव में है ज़्यादातर है। कुछ लोग अपने जो ट्राइबल्स हैं उनको जानवरों को चरा लेते हैं, मतलब क्या करेंगे, या तो खेतीबाड़ी कर लेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लेंगे, जानवरों को चरा लेंगे, और जो हंटिंग फिशिंग गैदरिंग है वो कर लेते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल यही है, ट्रैवल एरिया अपने आप में आत्मनिर्भर है। वो अगर उन्हें कपड़े चाहिए तो कपड़े के लिए ऐसा नहीं होता कि वो 25 किलोमीटर जाके मार्केट से खरीदेंगे। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने टोकरे होते हैं उन्हें बनाएंगे, जो घरों में यूज़ होने वाले इम्प्लीमेंट्स हैं वो बनाएंगे।
कुछ होंगे जो कपड़े को बुनने का काम करेंगे, तो इनमें आर्टिसन भी होंगे, फोक आर्टिस्ट भी होंगे, कुछ गाने बजाने भी होंगे, उन्हीं में है जो झाड़ फूक का काम करेंगे। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर उनमें पूरा मिल जाता है। अब है क्या कि आज के टाइम पे कुछ सेमी इंडस्ट्रियलाइज भी मिल जाते हैं और वाइट कॉलर। काफ़ी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और इंडस्ट्रियलाइज कैसे, जैसे झारखंड में जहाँ कहीं माइनिंग हो रही है तो ये लेबर फोर्स में वहाँ आ गए। तो बेसिकली इनकी जो अभी हाल फिलहाल में जो बेसिक जो है ऐसे सोर्सेस जहाँ से इनकी इनकम हो सकती है वो यही है। अब बात करते हैं इनकी खासकर माइनर जो मेन इनकी इकोनॉमी चलती है मेजोरिटी में, वो है फॉरेस्ट से माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना। अब जैसे क्वेश्चन आया था कि ये अभी तक ट्राइबल एरिया में या जो नेशनल पार्क है उसी में क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमी उसी पे बेस्ड है। जैसे इकोनॉमी है वो पूरी अभी भी फॉरेस्ट पे डिपेंड है। आप उन्हें इस टाइप से नहीं ले आए हैं कि अल्टरनेट नहीं मिला है कि अगर फॉरेस्ट को गायब कर दो तब भी वो सस्टेन हो पाए, अभी वो कंडीशन नहीं आ पाई उनकी। दूसरा, एजुकेशन अभी भी कम है, मार्केट लिंकेज उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। आर्ट एंड क्राफ्ट है, अभी कुछ स्कीम्स है जिसमें ट्राई किया जा रहा है कि उन्हें थोड़ी स्किल दी जाए जिससे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, उनकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसके थोड़े प्राइस सही मिल जाए। और मेन मुद्दा है कि वो कुछ बनाते भी हैं उसमें मिडिल मैन पूरा कंज्यूम कर जाता है और फाइनल में बेच देता है। तो बेचते समय जो गुड्स हैं वो काफ़ी हैवी प्राइस में जाते हैं, बट पूरा प्रॉफिट है वो मिडिल मैन खा जाता है। तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि अमेजन फ्लिपकार्ट से इन्हें डायरेक्ट लिंक किया जाए जिससे मैन जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इन्हें मिल सके और जैसे विलेज टूरिज्म वगैरह है वो सारी चीज़ें चल सकें। इसके साथ साथ एक बात और आती है कि आखिर जो ट्राइब्स हैं जैसे एमपी में है, इनका मेन प्रॉफिट होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। तो अगर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे ही हम काफ़ी काम करें तब भी डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की अपनी समस्या है। खासकर उनमें क्या दिक्कत है कि जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि फ्रूट कर लिए, पत्तियां कर ली, जैसे कि तेंदूपत्ता की जो बीड़ी बनाने के लिए लीव्स यूज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो जो लीव्स है बीड़ी पत्ता वाली, वो कुछ टाइम तक ऐसा नहीं है कि उन्हें 10 साल तक हम स्टोर करके रख लें, वो पेरिसेबल होती हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में नहीं अगर यूज हुई तो ख़राब हो जाती है। तो पहला तो दिक्कत ये है कि ये इनकी जो इकोनॉमी अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में बेस है तो ज़्यादातर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो पेरिसेबल होते हैं। दूसरा ये भी नहीं है कि ट्रैवल्स के पास कोई एक प्रॉपर स्टोरेज का ऑप्शन हो, कभी इनने ज़्यादा कर लिया तो स्टोर करके रख लें, या फिर मार्केट में जो बायर्स हैं वो कभी प्रोडक्ट के प्राइस सही नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम होल्ड कर लेते हैं, अभी हम नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन इनके पास आती नहीं है, ये ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में है नहीं। दूसरा, जो मार्केट लिंक के जो इंफ्रा है, स्टोरेज से रिलेटेड है, फाइनेंस है, वो सारी चीज़ें ने अभी तक अवेलेबल हो नहीं पाई हैं। तो वो सारी दिक्कत है, इन्हीं में भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो भी सारी इशू है। तो ये कुछ और इशू हैं जिसकी वजह से अगर हम माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के एस्पेक्ट से भी देखें तो इनका डेवलपमेंट अभी हो नहीं पा रहा। अब बात आती है कि इनका अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो क्या किया जाए। पर उसके लिए फिर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है इथनोबॉटनी वाला। इथनोबॉटनी को तो लगभग 7-8 दिन बाद आएगा, जब पूरा सब्जेक्ट ही है उस पर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है इथनोबॉटनी में। यहाँ पर कुल मिला के ये है कि इथनोबॉटनी का मतलब होता है कि ट्राइबल्स जो हैं वो अपने हज़ारों सालों से जो मेडिसिनल प्लांट को यूज करते आ रहे हैं अपने प्रॉफिट में, मीन्स अपने, सपोज किसी की यहाँ लग गई, ब्लड हो रहा तो उस प्लांट को वहाँ लगा देते थे, ठीक हो जाते थे। लोगों को नहीं पता था, तो हम लोग उनके नॉलेज को यूज करेंगे, उस प्लांट से वो पर्टिकुलर केमिकल निकालेंगे, उससे मेडिसिन बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। और इनको क्या किया जाता है कि उसका फिक्स परसेंटेज में जो प्रॉफिट है उसे शेयर किया जाता है। तो इस टाइप से हम बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो इथनोबॉटनी में अभी हम लिंक कर दें अगर ट्रैवल्स को, तो उस पर जो रॉयल्टी मिलती है उससे भी इनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। दूसरा, हमें इस टाइप का जो विलेज कल्चरल टूरिज्म है या ट्रैवल फूड स्टॉल है, इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा सकता है। ट्रैवल्स विलेज टूरिज्म में क्या है कि जो प्रॉफिट है वो सीधा सीधा इन्हीं को मिलना है। मैं कल घूमने जाऊं, इन्हीं के घर में रहूं,
तो ट्रैवल्स एरिया में अगर मैंने 200 रुपये भी दे रहा हूँ एक नाइट के, तो इन्हें 600 मीन्स अराउंड ले लो 4000 या 5000 जो भी इन्हें मंथली पड़ा, प्लस खाने का घुमाने का। तो एक घर को जिसकी घर की आमदनी 1000 से 1500 थी, उसे कम से कम 5000 रुपये एवरेज महीने का पड़ सकता है। तो ये विलेज टूरिज्म में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, खासकर कल्चरल टूरिज्म। क्योंकि कल्चरल में क्या है कि आदमी वहाँ एक दिन घूम के आया ऐसा नहीं होगा, वो 3-4 दिन वहाँ रुकेगा। तो कल्चरल टूरिज्म एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहाँ जब ट्रैवल्स जाएंगे तो इनका डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है। इसके साथ क्या है कि ये भी जो बाहर की सोसाइटी है उससे कांटेक्ट में आते हैं, सीखते हैं कि लोग का बिहेवियर कैसा है, कैसा बोलना है, कैसे रहन सहन जो है वो उसी के हिसाब से वो भी एडजस्ट किया जाता है। और क्या किया जा सकता है इनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे अभी कुछ दिन पहले ये हनी का एक केस आया था कि अपने यहाँ जितने भी हनी के जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि चाहे पतंजलि वाले हो, डाबर का हो, इनकी सभी की जो हनी थी उसमें शुगर परसेंटेज बहुत है, यानी कि आर्टिफिशियल परसेंटेज ज़्यादा था, हनी नेचुरल नहीं मिल रही थी। बल्कि ये जो ट्राइबल्स हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स वाले हैं, उनकी है ये बॉन फूल के नाम से मैंग्रोव्स की जो हनी है वो है। आप GFM के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, ये इस टाइप की हनी बी को कलेक्ट करें, हनी को कलेक्ट करें, उसको प्रोसेस करें। हाँ, मेन मुद्दा यहाँ ये है कि ये कलेक्टर का काम अगर करेंगे कि इन्होंने वहाँ से कलेक्ट किया और डायरेक्ट दे दिया, फिर इंटरमीडिएटरी या कंपनी जो है वो उसे प्रोसेस करेंगे और मार्केट में बेचेंगे, तो उसका होता क्या है कि पूरा प्रॉफिट जो है वो इंटरमीडिएटरी खा जाते हैं। तो इनकी कोशिश ये की जा रही है कि ये ही ऑर्गेनाइज हों आपस में, विलेज लेवल पर ग्रुप बने और यही कॉटेज लेवल पे इनको प्रोसेस करें और फाइनल प्रोडक्ट को ही मार्केट में लॉन्च कर दें। और क्योंकि आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइम पे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उससे डायरेक्ट लिंकेज हो जाता है, तो फिर इन्हें बेचना थोड़ा आसान हो गया। और क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इनका तो वैसे भी ऑर्गेनिक है, ये यूरिया DAP ज़्यादातर यूज करते नहीं है बस। तो इनके जो भी प्रोडक्ट है उसका तो रेट इन्हें वैसे भी ज़्यादा मिलना चाहिए, बस दिक्कत यह है कि मार्केट लिंक ना होने की वजह से इन्हें वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, या फिर इंटरमीडिएटरी जैसे हैं जो वहाँ से खरीदी के लेके आते हैं और मार्केट में हाई प्राइस में बेच दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरमीडिएटरी हमेशा खराबी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी, प्रॉफिट लॉस दोनों ही सारी चीज़ें होती है। तीसरा है जैसे मेडिसिनल प्लांट हैं, वो अभी तक जहाँ पर वो अभी तक पुरानी जो गेहूँ चावल ही उगा रहे हैं उसकी जगह बेटर है मेडिसिनल प्लांट उगा दो, ये उगाएंगे तो प्रॉफिट थोड़ी ज़्यादा होता है इसमें। और है इनकी जो ट्रैवल आर्ट है, क्राफ्ट है, उसको प्रमोट करो। इनके जो कपड़े हैं अभी तक, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल तरीके से बने होते हैं, वो जो ट्रैवल एरिया में काम कर रहा है उसे 20,000 25,000 महीने की सैलरी नहीं चाहिए, उसे अगर उसको 5,000 या 4,000 भी मंथ का पड़ रहा है वो खुश है, क्योंकि इसमें उसका घर आराम से चल रहा है। तो इस टाइप के जो है, और ये क्योंकि सस्टेनेबल तरीके के होते हैं, ये कपड़े जो हैं वो टिकते बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसमें जो कलरिंग यूज होती है वो जनरली नेचुरल कलर ही होते हैं। ट्रैवल एरिया में जो पत्तियों से कलेक्ट किया, हल्दी मसालों से कलेक्ट किया, वही कलर होते हैं, तो थोड़ा हेल्दी भी होते हैं ये। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको प्रमोट किया जाए, उससे इनकी इकोनॉमी को प्रमोशन मिल सकता है। एजुकेशन है, एजुकेशन प्रमोट करो। इसके साथ अभी आता है प्रधानमंत्री वन धन योजना। ये योजना में क्या है, वैसे तो इसे आप जो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है अगले शायद 7-8 दिन में आ जाएगा यहाँ तक, जो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है उसमें पढ़ लेंगे। इसका पर्पज़ यही है कि जो ट्रैवल्स एरिया है वहाँ पर लोगों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएं, खासकर कॉटेज लेवल पे, और उनको इंडस्ट्रियलाइज किया जाए, उनको स्किल दी जाए, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, जो जंगल से माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो जो कलेक्ट करते हैं वो केवल कलेक्ट करके बीच वालों को या ऊपर वालों को, कंपनी वालों को ना दें, वो उन्हें कलेक्ट करें, उन्हें प्रोसेस करें, वहाँ पर वैल्यू एडिशन होना चाहिए। क्योंकि जो वैल्यू एडिशन करके वो प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बेचेंगे उसके इन्हें प्राइस ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। तो पहला बेनिफिट कलेक्शन की जॉब, दूसरा प्रोसेसिंग करेंगे तो यहाँ प्रोसेसिंग से रिलेटेड ने प्रॉफिट मिल गया। फाइनल प्रोडक्ट बेचना 1950-60 तो है नहीं कि मार्केट से लिंक नहीं हो पा रहा है, आजकल जो ऑनलाइन मार्केट से इजली लिंक हो जाते हैं तो बेच सकते हैं आराम से। तो प्रोसेसिंग का भी इन्हीं को करवाया जा रहा है, जिससे ये रूरल एरिया में जॉब भी क्रिएट हो
प्रोडक्ट थोड़े सस्ते हों और आराम से इनका डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि जब एक बार ये एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे इनके दिमाग में खुद आ जाता है अच्छा इसका भी किया जा सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट फिर आइटम का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ जाता है। ये स्कीम चली रही है, इसमें और तो कुछ है नहीं। मेन मुद्दा आता है लास्ट में सेंसस एंड डेमोक्रेसी। इसमें जैसे क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया कि देश में ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो। अब हर स्टेट में बहुत सारी ट्राइब है, याद रखना पॉसिबल नहीं है सभी, तो बस ये कुछ कुछ देख लो कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब है, 2-4 के नाम याद रह जाएं कि नॉर्थ ईस्ट में 2-4 रह जाए, 2-4 साउथ की रह जाए, 2-4 सेंटर में हो जाए, अपना काम हो जाता है इतने में। बस थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, काम हो जाता है। इससे ज़्यादा ट्राइबल्स में कुछ पढ़ना है नहीं। हाँ, उम्मीद है कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ रही हो, प्रॉपर वे में ना एक्सप्लेन हुआ हो, तो पूछ ज़रूर लें इससे, जैसे प्रॉपर वे में उसे बताया जा सके।